ये कहानी है कैसेंड्रा नाम की एक लड़की की, जिसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसका मर्दों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अब उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ और वो मर्दों को क्यों सबक सिखाना चाहती है, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। फिल्म की शुरुआत होती है एक नाइट क्लब को दिखाते हुए, जहाँ पर हम तीन दोस्तों को देख पाते हैं जिनका नाम था जेरी, पॉल और जिन। तभी ये लोग यहाँ पर एक लड़की को नोटिस करते हैं जिसका नाम कैसी था। कैसी ने यहाँ पर बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और वो चलने की हालत में नहीं थी। अब उसे देखकर पॉल और जिम उस पर कमेंट पास करने लगते हैं। इसके बाद जेरी केसी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे उसके घर छोड़ने के लिए हेल्प ऑफर करता है। अब क्योंकि केसी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए वो भी जेरी के साथ जाने के लिए मान जाती है। लेकिन जेरी की नीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो उसे उसके घर छोड़ने की बजाय अपने अपार्टमेंट में ले आता है और उसे और भी शराब पिलाने की कोशिश करता है। वो उसके एकदम पास आ जाता है और उसके बिना चाहे भी उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी कैसी कहती है कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मुझे सोना है। इसके बाद जेरी उसे अपने बेडरूम में ले आता है और उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है। कैसी यहाँ पर बहुत ज्यादा नशे में होती है, फिर भी वो उसे रुकने के लिए कहती है ये सब मत करो, लेकिन जेरी उसकी बात नहीं सुनता। तभी कैसी अचानक से उठकर एकदम सीधी बैठ जाती है, जैसे कि उसे कभी नशा हुआ ही नहीं हो। वो जेरी की आंखों में देखती है और उससे कहती है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पर जेरी की भी फटकर चार हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अगली सुबह हम केसी को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी एक डायरी में जेरी का नाम लिख रही थी, जहाँ पर कि पहले से ही उसने काफी लड़कों के नाम लिख रखे थे। कैसी एक मेडिकल ड्रॉप आउट स्टूडेंट थी और इसकी उम्र लगभग 30 साल थी, लेकिन वो अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती थी क्योंकि उसके कोई भी दोस्त नहीं थे और वो एक कॉफी शॉप में काम करती है। एक दिन उसकी कॉफी शॉप में उसका ओल्ड फ्रेंड रायन आता है, जो कि एक डॉक्टर था। वो कैसी से कहता है कि मेरा हमेशा से तुम्हारे ऊपर क्रश था। वो केसी को अपने साथ डेट पर ले जाने के लिए पूछता है। उसी रात हम केसी को एक नील नाम के लड़के के साथ उसके अपार्टमेंट में देखते हैं और ये लड़का भी इसे क्लब से यहाँ पर ले आया था। और पिछली बार की तरह ही इस बार भी केसी ड्रंक होने का नाटक कर रही थी, लेकिन नील उसे ड्रग्स देकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक से केसी फिर से अपना असली रूप दिखाती है, जिससे कि नील डर जाता है। उसे लगता है कि शायद केसी किसी तरह की साइको है। वो केसी से कहता है कि देखो मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। कैसी कहती है कि मैं हर हफ्ते इसी तरह से क्लब में जाकर वहाँ पर ड्रंक होने का नाटक करती हूँ और हर हफ्ते तुम्हारी जैसे अच्छे लड़के मेरी हेल्प करने का नाम लेकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और मैं ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि वो आदमी अगली बार किसी भी लड़की के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल दोस्तों, कैसी ड्रंक होने का नाटक करती थी और अचानक से होश में आकर उन लड़कों को डरा देती थी, जिससे कि वो लड़का आगे ऐसा करने से पहले 2 बार सोचेगा। कैसी ये सब करने के पीछे भी एक वजह थी, जो कि हमें वीडियो में आगे पता लगेगा। खैर, अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और हम कैसी को देखते हैं जो कि रायन को डेट कर रही थी। अब एक दिन कैसी को पता लगता है कि रायन अभी उनके मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट में है। रायन यहाँ पर बताता है कि हमारे कॉलेज का सबसे फेमस लड़का एलेक्स शादी करने जा रहा है। एलेक्स का नाम सुनकर कैसी एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि दरअसल दोस्तों कैसी का मेडिकल कॉलेज से ड्रॉप आउट होने का मेन रीजन एलेक्स ही था। बचपन से कैसी की एक ही बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था नीना फिशर, जो कि उसके साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन एक पार्टी के दौरान नीना बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और इसका फायदा उठाकर एलेक्स और उसके कुछ दोस्त उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाते हैं, जहाँ पर कि एलेक्स सबके सामने उसका रेप कर देता है और बाद में उसके दोस्त एक एक करके उसके साथ रेप करते हैं। इसके बाद नीना सुसाइड कर लेती है, लेकिन कॉलेज का मैनेजमेंट अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए उन स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते। अपनी इकलौती दोस्त को खो देने के बाद केसी एकदम से टूट जाती है और अपनी पढ़ाई को बिना ही पूरा किए कॉलेज से निकल जाती है। वो नीना के साथ हुई उस घटना को लेकर आज तक अपने आप को जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि उस दिन उसे बचाने के लिए ये वहाँ पर मौजूद नहीं थी और इसीलिए वो हर हफ्ते एक नाइट क्लब में जाती है ताकि वो ऐसे लड़कों को सबक सिखा सके जो कि लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं। अब इतने दिनों के बाद एलेक्स का नाम सुनकर केसी अपनी रिसर्च शुरू कर देती है और अपनी उस बेस्ट फ्रेंड के साथ हुए हादसे का बदला लेने के बारे में ठान लेती है। कैसी का पहला टारगेट मेडिसन होती है, जो कि स्कूल में कैसी और नीना की काफी अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी। मेडिसन से बात करने पर वो बताती है कि इसमें सब नीना की ही गलती थी, क्योंकि उसने उस दिन शराब ज्यादा पी ली थी और इसीलिए वो नशे की हालत में किसी भी लड़के को अपने साथ कुछ भी करने के लिए इनविटेशन दे रही थी और उसके साथ ये तो होना ही था। कैसी उसकी ये बात सुनकर एकदम से गुस्सा हो जाती है और चालाकी से उसे बहुत ज्यादा शराब पिला देती है। इसके बाद हम केसी को उसी रेस्टोरेंट में एक लड़के से मिलते हुए देखते हैं। कैसी उस लड़के को कुछ पैसा देकर मेडिसन को उसी होटल के एक रूम में ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि अब मेडिसन बिल्कुल भी होश में नहीं थी और नीना के साथ जो भी हुआ था वो उसे इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी। अब उसकी अगली टारगेट थी एलिजाबेथ वोकर, क्योंकि जब नीना की डेथ
हुई थी तब एलिजाबेथ उसी कॉलेज की डीन थी। उस वक्त उसने नीना की हेल्प करने की बजाय कॉलेज का रेपुटेशन बचाने के लिए इस केस को दबा दिया था। केसी उससे अगर झूठ बोलती है कि वो उसकी बेटी को अभी अभी 3 लड़कों के साथ एक होटल में देख कर आई है, उसने काफी शराब पी रखी है और पता नहीं अब उसके साथ क्या होगा। ये बात सुनकर एलिजाबेथ एकदम से डर जाती है और केसी से रिक्वेस्ट करती है होटल का नाम बताने के लिए ताकि वो अपनी बेटी को बचाने जा सके। उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है और वो रोते हुए केसी से माफी मांगती है। इसके बाद केसी का तीसरा टारगेट था जॉर्डन, जो कि पहले एलेक्स का लॉयर था और उसने नीना के केस में एलेक्स को जेल जाने से बचाया था। उसने ना कि सिर्फ एलेक्स को बल्कि कई सारे रेपिस्ट को सजा मिलने से बचाया था। लेकिन केसी से मिलते ही जॉर्डन उसके पैरों में गिर पड़ता है और कहता है कि नीना के मर्डर केस के बाद वो कभी सुकून की नींद नहीं सो पाया, ये सोचकर कि मैंने नीना के साथ कितना गलत किया और एक रेपिस्ट का साथ दिया था, और अब इसीलिए वो केसी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद केसी नीना की माँ से मिलती है जो कि उससे कहती है कि अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। वो कहती है कि नीना उस केस के बाद काफी डिप्रेशन में चली गई थी और उसके अंदर लोगों का सामना करने के लिए भी हिम्मत नहीं बची थी और इसीलिए बाद में उसने सुसाइड कर लिया था। नीना की माँ से बात कर लेने के बाद केसी भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का डिसाइड कर लेती है और रायन के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करती है। लेकिन एक दिन केसी से मिलने के लिए मेडिसन आती है। मेडिसन को भी अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वो यहाँ पर केसी को एक वीडियो टेप दिखाती है जो कि उन रेपिस्ट ने नीना के रेप के टाइम रिकॉर्ड किया था। ये टेप देखना नीना के लिए काफी दर्दनाक था। लेकिन तभी उस टेप में एक आदमी की आवाज सुनकर केसी के होश उड़ जाते हैं और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रायन था। वो यकीन ही नहीं कर पाती कि जिस लड़के को वो अपना दिल दे बैठी थी, जिससे वो शादी करने वाली थी, वो भी उन दरिंदों के साथ मिला हुआ था। इसके बाद वो रायन से इस बारे में पूछने के लिए सीधा उसके क्लिनिक जाती है। वो यहाँ पर उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने बाकी रेपिस्ट का डिटेल उसे नहीं बताया तो वो उस टेप का यूज करके उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। रायन उसे सारी डिटेल दे देता है और केसी को पता लगता है कि एलेक्स अपनी बैचलर पार्टी अपने फार्म हाउस में ऑर्गेनाइज करने वाला है, जहां पर कि उसके वो सभी दोस्त आएंगे जो कि उस वीडियो टेप में भी मौजूद थे। और केसी भी उसी दिन अपना बदला पूरा करने के बारे में ठान लेती है। इसके बाद वो एलेक्स की पार्टी में एक स्ट्रिपर बनकर जाती है। वहां पर बड़ी ही चालाकी से उसके सभी दोस्तों को ड्रग देने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो एलेक्स को उसके एक बेडरूम में लेकर जाती है और उससे हैंडकप से बांध देती है। अभी तक एलेक्स को यही लग रहा था कि वो एक स्ट्रिपर है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन उसे बांधने के बाद केसी अपनी असली रियलिटी उसे रिवील करती है और इसके बाद एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स निकालती है। एलेक्स एकदम से डर जाता है और केसी से माफी मांगने लगता है, लेकिन वो एलेक्स से कहती है कि जैसा तुमने मेरी फ्रेंड के साथ किया है तुम्हारी पूरी बॉडी पर उसी का ही नाम होना चाहिए। इसीलिए वो एक टूल निकालकर उसके सीने पर नीना का नाम लिखने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स किसी तरह से अपना एक हाथ खोलने में कामयाब हो जाता है और केसी के ऊपर हमला करने लगता है। वो केसी के मुंह पर एक पिलो रखकर उसे जोर से दबाने लगता है और कुछ देर के बाद केसी की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब दोस्तों ये वाला सीन हम व्यूअर्स के लिए काफी शॉकिंग था। अब अगली सुबह मॉर्निंग में जब एलेक्स का बेस्ट फ्रेंड जोई उससे मिलने के लिए वहां पर आता है तो वो केसी को वहां पर मरा हुआ देखकर एकदम से डर जाता है, लेकिन वो एलेक्स को समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम इसकी बॉडी को ठिकाने लगा देंगे और किसी को इसके बारे में पता भी नहीं लगेगा। इसके बाद ये दोनों मिलकर केसी की बॉडी को उसी जंगल के बीचों बीच लाकर जला देते हैं और केसी का ये राज बनकर ही रह जाता है। दूसरी तरफ केसी के पेरेंट्स उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अब एक ऑफिसर जब केसी के बारे में बात करने के लिए रायन से मिलने के लिए आता है तो रायन बताता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है, हम दोनों ने कई दिनों से एक दूसरे से बात नहीं की है। जबकि रायन को अच्छे से पता था कि कैसी एलेक्स की बैचलर पार्टी में गई थी और वो झूठ इसलिए बोलता है ताकि उसका इनोसेंट इमेज सभी के सामने ऐसा ही बना रहे। इसके बाद हमें मूवी में एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट देखने को मिलता है जहाँ पर हमें पता लगता है कि कैसी ने ये सब पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। उसे पहले से ही पता था कि जहाँ वो जा रही है वहां पर उसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए उसने पहले से ही जॉर्डन को एक लेटर भेजा था जहां पर वो जा रही थी उसमें उसका लोकेशन और नीना रेप केस की वीडियो टेप होती है और अगर इनकेस वो वहां से वापस नहीं आती है तो वो सारे सबूत जॉर्डन को उस लेटर में लिखकर दे गई थी। अब जॉर्डन भी ठीक वैसे ही करता है और पुलिस भी छानबीन करना शुरू कर देती है। छानबीन के दौरान उन्हें जंगल में केसी की जली हुई लाश मिलती है और वहां पर उन्हें एक लॉकेट भी मिलता है जिसमें कि नीना का नाम लिखा हुआ था। इसके बाद पुलिस सीधा एलेक्स की शादी पर पहुंचती है और उसे केसी की हत्या के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हम रायन को देखते हैं जो कि वहीं पर मौजूद था। यहाँ पर उसे केसी की एक मैसेज आती है
जो कि पहले से ही शेड्यूल्ड था। उस पर लिखा था एंजॉय द वेडिंग लव नीना एंड केसी। दरअसल दोस्तों केसी काफी ज्यादा ब्रिलियंट थी, क्योंकि जब उसने एलेक्स के घर जाने का फैसला किया था उसी समय उसने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया था, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड को जस्टिस दिलाने के लिए वो ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार थी। वैसे दोस्तों इस मूवी की एंडिंग एक काफी नॉर्मल तरीके से भी हो सकती थी, जैसा कि बाकी फिल्मों में भी होता है, लेकिन डायरेक्टर ने इस फिल्म को ज्यादा रियलिस्टिक और ऑनेस्टली दिखाया है, इसीलिए उन्होंने कैसी के कैरेक्टर को एंड में मार दिया। लेकिन डायरेक्टर का कहना था कि ऐसा रियल में नहीं हो सकता, कि अगर कोई बहुत सारे आदमियों से बदला लेने की कोशिश करे तो उसे कुछ हो ही ना। और डायरेक्टर ने इसमें वही किया, उसने सीन को ज्यादा रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की है। इसीलिए कैसी भी इस बात को पहले से ही जानती थी कि जब वो पार्टी में जाएगी तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसने पहले से ही बैकअप प्लान सेट किया था, जिससे कि उसकी डेथ के बाद भी उसकी फ्रेंड के रेपिस्ट को सजा मिल सके। और आखिर में ऐसा हुआ भी। हाँ ये बात एकदम सही है कि फिल्म की एंडिंग थोड़ी हार्ट ब्रेकिंग है, लेकिन डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने जो किया वो ठीक ही है। खैर एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।